जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के 10 मॉडल पेपर में आज 7वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। और आज हम उन प्रश्नों को करेंगे जो कि पेपर में बार बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पेपर में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 45 से 48 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में क्लियर करेंगे। और क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 2:30, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3:30, दोपहर के 2 बजे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ज़्यादा समय क्वेश्चन के पीछे नहीं देंगे, सीधा क्वेश्चन हल करेंगे। दिया है जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं। लंदन और भारत के जो मानक समय के बीच का अंतराल जो है वह होता है 5.5 घंटे का। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का अंतराल होता है। और हम सीधा क्या करेंगे, 10 बजे में 5.5 घंटा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 0 और यहाँ पर प्राप्त होगा 3 यानी 30 मिनट, और यहाँ पर प्राप्त होगा 15। और अगर हम 15 को परिवर्तन करेंगे जो कि 12 के बाद, तो यहाँ पर होगा 3:30। 3:30 किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा, दोपहर के 3 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर पर 20 मीटर के बराबर है, यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कह रहा है 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 20 मीटर है। 20 मीटर के बराबर है यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यानी कितना है? दो स्थानों के बीच की जो दूरी है यह है 5 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होंगी? यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर के, तो 5 सेंटीमीटर बराबर, 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 5 × 20 कर देंगे, सीधा प्राप्त होगा यहाँ पर 100 मीटर होगा। आंसर क्या होगा? 100 मीटर। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती के दो मुख्य प्रणालियां हैं, निज और किज, निज और रैती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां कौन सी हैं? तो वह है निज और रैती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निज और रैती। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नील की खेती के लिए मुख्य रूप से दो प्रणालियां, निज व रैयत प्रणालियां कार्य कर रही हैं। और निज जो है कृषि में कृषक भूमि पर नील की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? तो नील की खेती करते थे, नील की खेती करते थे। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो सीधा क्वेश्चन का आंसर ही हल कर रहे हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? तो वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? वास्तुकला के रूप में, सांस्कृतिक गतिविधियां, विदेशी व्यापार की बड़े पैमाने पर, सूफी आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? यह जाना जाता था सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के मध्यकाल के दौरान मंदिर को सांस्कृतिक कार्यकलापों का केंद्र माना जाता था और वहाँ शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होता था। किस नृत्य का प्रदर्शन होता था? तो वह होता था शास्त्रीय नृत्य का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, पूछा है। क्वेश्चन में ध्यान से आप क्वेश्चन जो पढ़िएगा तो नहीं जो पूछा रहता है उसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। खनन है, कृषि है, व्यापार है, मछली पालन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो वह होगा व्यापार। व्यापार जो है यह द्वितीयक आर्थिक श्रेणी में आता है, यह आता है द्वितीयक श्रेणी में। खनन हो गए, कृषि हो गए, मछली पालन, यह सभी जो हैं प्राथमिक आर्थिक गतिविधि की श्रेणी में आते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। यह प्राथमिक आर्थिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं आता है व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रा ड्यूरा था या थी? भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पित्रा ड्यूरा क्या था? यह एक भवनों को सजाने की शैली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पित्रा ड्यूरा को भवनों को सजाने की एक शैली माना गया। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। इसे और किस नाम से जाना जाता था? तो वह है प्राचीन कांति के नाम से। इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्राचीन कांति भी इसे कहा जाता था, जिसका अर्थ जो होता है जड़ाऊ कार्य। इसका अर्थ होता था जड़ाऊ कार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो सभी जो है कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो वह शामिल था राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह संघर्ष कब हुआ था? तो यह हुआ था, सॉरी जो है बोला था 19वीं, लेकिन यहाँ पर यह 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में हुआ था यह संघर्ष। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। आगे बढ़ते हैं, तोती मोनिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे चमड़े के काम में, बुनने के कार्य में, लकड़ी के कार्य में या बर्तन बनाने के कार्य में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो सीटी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तोती मोनिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे, तैयार लगे हुए थे बुनने के कार्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बुनने के कार्य में यह जो है समुदाय लगे हुए थे। तोती मोनिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तोती बंगाल का जुलाहा थे। तोती जो है या कहाँ के रहने वाले थे? या जो थे बंगाल के। और मोमिन जो है या दक्षिण भारत के थे। मोमिन जो थे या दक्षिण भारत के थे। देवंग समुदाय या लोग जो थे उत्तर भारत के थे। कहाँ के थे? उत्तर भारत के। यह भी जो है ध्यान में रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, मुंबई तथा दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई। ये जो 3 विश्वविद्यालय थे स्थापित किए गए थे कब? 1857 में। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिदर क्या थे? तो यह एक बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बंजारों में अनाज परिवहन बंजारा जाति के लोगों द्वारा करवाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल, भील। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो वह समाज था अहोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अहोम समाज। अहोम जनजाति खासी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज्य जो है बधुआ श्रमिक पर निर्भर था। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, अहोम जो राज्य है यह बधुआ श्रमिक पर निर्भर था, बधुआ श्रमिकों पर यह निर्भर था। यह क्वेश्चन जब पूछा जाता है निर्भर था, तो अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है बधुआ श्रमिकों पर, तो यह कथन और कारण में यह क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो वह ग्रह होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरुआत होता है। तो यह जो शुरुआत होता है प्रश्नकाल से शुरुआत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल से प्रथम घंटा शुरुआत होता है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? स्थल मंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं तो वह कहलाते हैं पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, पर्यावरण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व, 82 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश पूर्व देशांतर, 23 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की मानक देशांतर जो है वह है 82.5 अंश पूर्व देशांतर। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कायांतरित शैल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरित शैल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो वह माना जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा कब शुरुआत की गई थी? यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो 12 मार्च 1930। कब शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रक कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपर्दन स्थल रूप है तो वह होगा छत्रक शिला। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। छत्रक शिला जो है यह एक अपर्दन स्थल रूप है। छत्रक शिला यह मशरूम चट्टान का एक प्रकार है। यह किसके समान दिखाई देता है? मशरूम के समान यह दिखाई देता है। यह भी पूछा है, छत्रक शैल किसके समान दिखाई देता है? तो मशरूम के समान यह दिखाई देता है, जो कि अपर्दन स्थल का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है।
जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा? तो वह है जीवाश्म ईंधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। इन्हें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन को अनवीकरणीय ऊर्जा का जो है स्रोत कहा जाता है, ऊर्जा जो है स्रोत कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो वह शासक था अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के ये जो थे 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। और खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शुद्ध। यह भी जो है तथ्य याद रखिएगा। और इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1699 में। खालसा जो है, खालसा की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 30 मार्च 1699 में इसकी स्थापना हुई थी और गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि 10वें गुरु थे सिखों के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार कराया जा चुका है और अभी यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल यानी कौन सा होगा? तो वह होगा समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है? यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। बाह्य मंडल में क्या है? यहाँ पर रेडियो तरंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो वह है जीवन के अधिकार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन के अधिकार से। इसे और भी कहा जाता है अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद, वेद, आर्डक, पुराण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना, तो वह होगा उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद गुप्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो वह था महाजनपद काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, महाजनपद। महाजनपद काल के दौरान कर प्रणाली का बहुत महत्व था और 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 प्रमुख गणराज्यों को महाजनपद कहा जाता था। उस समय जो महाजनपद थे 16 महाजनपद थे, 16 प्रमुख महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर में, बस्तर में, दुर्ग में, कुल्लू में। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो वह छोटा नागपुर में निवास करती है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति रहती है। इसके अतिरिक्त जो है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ क्षेत्रों में यह जो है निवास करते हैं। जो और भी राज्य होंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण राज्य जो होंगे, असम हो गया, बिहार, असम हो गए, बिहार, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में जो है मुंडा जनजाति निवास करते हैं। लेकिन विशेषकर जो है यह जनजाति पाई जाती है छोटा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण, जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। कितनों दिनों में? 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्जहोम। पूरा पाषाण स्थल है तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका है। यह भी पूछा गया किस राज्य में पाया जाता है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और जिला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में जो स्थित है उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था कंबल के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की थी और इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रित बर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे वाला एक जार था जिसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तरल पदार्थों को रखने के लिए, तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? तो इसे हम बुलाते थे काला सोना के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, इसे काला सोना कहा जाता था और इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। काला सोना यानी काली मिर्च का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वस्तु मुद्रा के लिए। यह भी कॉन्सेप्ट जो है याद रखिएगा, वस्तु मुद्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किसके समय में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस समय हुआ था? तो यह हुआ था मध्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यकाल में। और राहट का प्रयोग क्या है? कृषि के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो है कृषि के कार्यों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? तो सुल्तान कौन सा था?
तो वह सुल्तान था बलवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवन के शासनकाल में पाया गया। बलवन राजा की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया और बलवन दिल्ली के मौलूक राजवंश का 9वां सुल्तान था। बलवन जो है या कहाँ का शासक था? दिल्ली का, जो कि मौलूक वंश का था। किस वंश का था? मौलूक राजवंश का था। किस क्रम का सुल्तान था? तो यह जो था 9वां सुल्तान था, या 9वें क्रम का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण्य का शिकार करने से पहले पुत्र जन्म के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों को संघ को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों में कभी कभी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है किससे संबंधित है? तो नाथ साहित्य का जो संबंध होगा वह बंगाली से है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से है। नाथ साहित्य का संबंध बंगाल से है। यह नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। और नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होगा उपदेशात्मक, यह भी क्वेश्चन जो पूछा गया है उपदेशात्मक, यह भी कॉन्सेप्ट याद करिए। और दूसरा होगा व्याख्यात्मक। पहला जो होगा उपदेशात्मक, दूसरा होगा व्याख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बिग बियर एक उदाहरण है, यह है नक्षत्र मंडल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, तो यह किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। यह हो गया पृथ्वी। 0 अंश अक्षांश को हम क्या करते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं विषुव के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है? अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो वह होगा 4000 किलोमीटर। अगर वहीं पूछ लिया जाए औसत ऊंचाई तो वह होगा 4000 मीटर। यानी लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर। औसत ऊंचाई जो है 4000 मीटर। यह भी कॉन्सेप्ट जो है याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो कौन सा नदी बेसिन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है अमेजन नदी बेसिन। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अमेजन नदी बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है यह विश्व की
विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलका क्या है? तो मोलका क्या है? यह एक प्रकार का घर है। मोलका क्या है? तो यह एक प्रकार का घर है। अमेजन के स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया और ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। मोलक्का एक प्रकार का लंबा घर जो है, प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कोलंबिया व ब्राज़ील में। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कोलंबिया व ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला की एक विधि है जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी, मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रक्षक मेखला की एक विधि जो होगी वह होगी मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला कैसी विधि है? तो वह है मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, बड़े पत्थरों का बना, सूक्ष्म पाषाणिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी इस क्वेश्चन को जो है कराया जा चुका है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, तो सीधा सीधा इसको याद कर लीजिए। भीमबेटका एक पूरा स्थल जो है यह जो है पुरा पाषाणिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरा पाषाणिक। भीमबेटका जो है पुरा पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर जिला पूछा जाए तो रायसेन जिला, रायसेन जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वह कौन देवता थे जो प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में 3 देवता जो खासकर प्रमुख थे वह थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम जो है ऋग्वेद काल में यही 3 देवता जो है खासकर प्रमुख थे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे हम कहते हैं भारत यूरोप। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो किस स्थान पर बताइए? तो वह स्थान था इनाम गांव में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इनाम गांव। इनाम गांव में मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था और यह हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है? महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वह है जगन्नाथ पंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व गुरु। इसका अर्थ क्या होगा? विश्व गुरु। विश्व गुरु इसका अर्थ है। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यह भी पूछ सकता है ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।